हु इज पप्पू ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? गूगल से अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो जवाब ये मिलेगा। आप पूछेंगे कि गूगल ने ऐसा जवाब क्यों दिया, क्यों किसी राजनेता को पप्पू बनाया गया, और क्या पप्पू कोई ऐसा नाम है जिसका उपहास उड़ाया जाए? पप्पू देश में तमाम ऐसे भोले भाले बच्चों का नाम होता है, निकनेम होता है, जो उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी को बाकायदा उनके विरोधियों ने एक अभियान चलाकर पप्पू बनाया। आज पप्पू की चर्चा, राहुल गांधी की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का नाम अब प्रधानमंत्री के दावेदारों में लिया जाने लगा है। 2024 के चुनाव के नतीजे बेहद करीब हैं। जिस तरह का मुकाबला दिखाई दे रहा है उसमें विपक्ष के भी सत्ता में वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में ये सवाल मुखर हो गया है, सवाल ये प्रखर हो गया है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसके नाम का प्रस्ताव होगा। ऐसे में चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी भी एक नाम हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा उनका नाम लिया है। भारत की राजनीति पर नजर रखने वाले ऐसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए मुफीद व्यक्ति है, मुफीद राजनेता है। पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बनते? So I'm actually many things. I'm, for example, a teacher. I teach youngsters. I'm a cook. So I'm multiple things. But that's a complicated thing to put across. 2024 में अगर विपक्ष की जीत होती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किए जाएंगे या नहीं, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में अपनी छवि में एक व्यापक सुधार किया है। भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरणों में राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक अलग चमक दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भारत के तमाम अलग अलग हिस्सों में यात्रा करके, अलग अलग लोगों के साथ मुलाकात करके अपने भारत के बारे में अपने ज्ञान को विस्तार दिया है और भारत को समझने की कोशिश की है। कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल मत दे। तुझे जो अच्छा लगे तू उसी को हर बार किए जा। तू जो कर रहा है ना, किए जा। दूसरों की क्या फिक्र करता है, तू उनके लिए नहीं अपने लिए जीता है। उनकी बातों को तवज्जो ना दे, तू बस अपना काम किए जा। खत्म, टाटा, बाय बाय। हम देखेंगे कि राहुल गांधी किस तरह से लोगों की नज़र पे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चल रहे हैं या उनकी क्या क्षमता है, इसके बारे में आकलन एक किया जा रहा है। बीबीसी में लंबे समय तक काम करने वाले रामदत्त त्रिपाठी ने प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ बातचीत करके राहुल गांधी के पूरे सियासी समझ को समझने की कोशिश की, राहुल गांधी के सियासत की पूरी समीक्षा की। है कि राहुल गांधी इस समय किस रूप में जाने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं लोगों की, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है एक अनिच्छुक राजनेता से और एक फुल टाइम पॉलिटिशियन, जो कि अभी उन्होंने कल ही कहा कि भाई इस संविधान की रक्षा के लिए हम जान देने तक को तैयार हैं। रामदत्त जी, इस समय जो पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं हुई हैं उनका अगर मूल्यांकन किया जाए तो राहुल गांधी का राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरना और उनकी बातों को संवाद और विवाद का विषय बनाना, ये एक बड़ा परिवर्तन है। राहुल गांधी ने जिन हालात में राजनीति में कदम रखा उसमें ये बात तो साफ ही है कि उनको राजनीति एक तरफ सत्ता का खेल दिखाई पड़ा और एक तरफ जान का सौदा भी दिखाई पड़ा। जान का सौदा वाला पक्ष गौड़ था, क्योंकि 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सत्ता की बागडोर उनकी माता श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ में थी, ये खुला सच है, और उस दौर में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। लेकिन जो उन्होंने उस समय भूमिका निभाई वो बहुत
आकर्षक नहीं थी, बहुत प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में राजनीति का नेतृत्व बड़े गंभीर किस्म के लोगों के हाथ में रहने का एक चलन रहा, चाहे वो जिस धारा के रहे हों, चाहे वो गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, आजाद की परंपरा हो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, या लोहिया, नंबूद्रीपाद, ज्योति बसु, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह गैर सरकारी पार्टियों के नेता थे। और या फिर एक तीसरी धारा भी थी जिसमें एक तरह से स्वार्थ विहीन, सत्ता विहीन राजनीति की कोशिश जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने तरीके से स्थापित की। राहुल गांधी इन तीनों में कहीं नहीं बैठते थे और एक तरह से वो आउटसाइडर थे, मार्जिनल थे, और उनका खुद का भी व्यवहार ट्विटर, फेसबुक और कुछ सीमित लोगों के बीच में उठना बैठना, या कभी वक्त मिला तो यूरोप या अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय से देश को संबोधित करने की कोशिश करना। तो इलीट पॉलिटिक्स को कहें, अभिजन का, अभिजाति का राजनीतिक आचरण। लेकिन पिछले 6-8 महीने में, बल्कि कहिए साल भर में, जैसे वो जमीन पर उतरे हैं, अपने आरामगाह से बाहर निकले हैं, और जिस तरह से उन्होंने आम लोगों से हाथ मिलाया, गले लगे, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की और उनके जीवन के सच को अपने तरीके से पहचाना, कभी उनकी झोपड़ी में जाके, कभी उनकी दुकान पर चाय पी के, कभी उनके तरह से मोटरसाइकिल ठीक करना या बोझा ढोना कुली का, या ये सब वो अलग अलग जीवन के जो रूप हैं भारतीय समाज के, उसको वो समझने की आमने सामने की कोशिश करें। इसको कहेंगे साक्षात्कार की राजनीति। और इसमें वो बोले कम, चले ज्यादा। उन्होंने अपनी निडरता स्थापित की है और अपना नायकत्व भी स्थापित किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरा जो मिजाज था वो भी इसमें बहुत बदला दिखाई पड़ा। कई कांग्रेसी तो ये शिकायत करते मिले कि अच्छी खासी राजनीति चल रही थी, ये किस झंझट में फंसा दिया, पैदल चलो, आगे चलो, पीछे चलो, गर्मी में चलो, बरसात में चलो, जाड़े में चलो। तो इस मायने में राहुल गांधी ने एक बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का काम शुरू किया है, और वो बंजर जमीन है संसदीय राजनीति, वोट की राजनीति, जिसमें वोटर और वोट मांगने वाला दोनों एक व्यापारी के अंदाज से कि हमको इसमें क्या मिलेगा, क्या लाभ है, क्या हानि है, देश का क्या होगा इसकी बहुत चिंता नहीं, लोकतंत्र का क्या होगा इसका तो कोई सरोकार ही नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण हुआ रामदत्त जी, वो घोषणा पत्र के इर्द गिर्द अपनी बात को रखने का उनका अभी चुनाव अभियान। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया रही है राहुल गांधी के अपने व्यक्तित्व में, काम के तरीके में, मिजाज में, तो फर्क आया ही आया। क्या कांग्रेस पार्टी को वो जो नीतियों से थोड़ा ड्रिफ्ट कर गई थी उदारीकरण के नाम पर या और चीजों से, क्या वो वापस उसको लेफ्ट ऑफ द सेंटर या एक प्रोग्रेसिव रास्ते पे और आम आदमी के एजेंडे पर लाने में भी कामयाब हुए हैं? क्या उसमें भी उनका माना जा सकता है योगदान, खास करके जो घोषणा पत्र को अगर ध्यान में रखें तो? नहीं, राहुल गांधी का पिछले साल भर का अगर एक बड़ा योगदान आप मुझसे पूछें तो वो राजनीति को निर्गुण से सगुण की तरफ लाना, एक आम सामान्य नीतिगत विमर्श से उठा करके ठोस समयबद्ध कार्यक्रम की तरफ झुकाना। और इस माने में राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी आलोचना करने वाली पार्टी है और उसके नेता हैं, वही सबसे बड़े सबूत होंगे कि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके नायकों द्वारा, कि ये तो वामपंथी हो गए। और उसमें जो वामपंथ के लोग हैं वो जिस एक तरह से बिना शर्त उनके साथ जुड़े हैं, वो भी इस बात को पुष्ट करता है कि वामपंथियों को आज कांग्रेस के साथ संपर्क में, संवाद में कोई संकोच नहीं है। हालांकि केरल में वो आमने सामने खड़े हैं, लेकिन बंगाल में साथ चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में साथ चल रहे हैं। तो एक नया तेवर कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है, जिसमें जनता के सवालों के बारे में नंबर 1 उनकी समझ बदली है, नंबर 2 उनका समाधान बदला है, और नंबर 3 उनकी सक्रियता बदली है। और इसका एक अच्छा उदाहरण कर्नाटक का चुनाव था। कर्नाटक में बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बुराइयां करने के, इन्होंने अपनी 5 गारंटी पर दबाव डाला और कहा कि अगर हमको सरकार का मौका मिला तो हम ये करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का संदर्भ यही
होता है कि जो शासन में है वो बताए कि हम जो कर रहे थे उसमें और क्या बेहतर करेंगे, और जो शासन में नहीं है वो बताएं कि जो शासन में है उनसे हम किस माने में आपके वोट के ज़्यादा बड़े दावेदार हैं। इधर पिछले दिनों में भय की राजनीति चल रही थी, तुम इनको वोट मत देना, नहीं तो ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहती थी मुसलमानों को लेकर के, और मुसलमानों के ही सवाल पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कहती है तुष्टीकरण करेंगे, ये सारा खजाना मुसलमानों को सौंप देंगे, यहाँ पर तो बड़ी मनमानी चलेगी, यहाँ आतंकवादियों के लिए अदालत रात को 12 बजे बैठा दी जाएगी, यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई शासन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। तो इस मामले में राहुल गांधी ने कांग्रेस का चेहरा बदला है, उसकी चमक लौटी है, और आम लोगों में अभी भरोसा तो नहीं पूरा जगह है, क्योंकि कांग्रेस तो आखिर कांग्रेस है और आम लोग भी इसको कई साल कई रंग में देख चुके हैं। लेकिन इस समय जो कांग्रेस है, जिस तरह से उसमें भगदड़ मची हुई है, बहुत सारे सत्ताधीश छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे भ्रष्ट नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी पूरी निडरता यानी संपूर्ण निडरता की राजनीति कर रहे हैं, एक साल आम लोगों की तरह से पैदल चलना, अपने को दुश्मनों के निशाने पर लाना, और उसके बावजूद अपनी साख को बढ़ाना, ये बड़ी बात है। ये कोई मामूली उदाहरण नहीं है कि उनके साथ एक तरफ प्रशांत भूषण जैसे लोग खड़े हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ सईदा हमीद और जयराम रमेश जैसे लोग खड़े हैं। तो व्यवस्था को संचालित करने वाले भी साथ हैं, और परिवर्तन और विकल्प की तलाश में लगे लोग भी साथ हैं, और सबको अपने अपने राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी के जो दो प्रमुख एजेंडा मैं समझ रहा हूं, एक सामाजिक न्याय, सामाजिक, और दूसरा आर्थिक। तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से एक तो वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो सामाजिक न्याय का इशू है उसमें आप और क्या देखते हैं? क्योंकि मेरी ऐसी समझ है कि जो आप राहुल गांधी की न्याय यात्रा रही है उससे भी कहीं किसी न किसी रूप में आप जुड़े रहे हैं एडवाइजर के तौर पे या जो भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सामाजिक न्याय का इशू है केवल ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक सीमित है या उससे आगे कुछ है उसमें? देखिए, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और मेरे सामाजिक अध्ययन और विश्लेषण में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और गांधी का प्रभाव है, ये मैं पहले साफ कर देना चाहता हूँ। इन लोगों के चिंतन में सामाजिक न्याय की रचना भारतीय लोकतंत्र की और भारतीय स्वराज की अनिवार्य शर्त है, लेकिन ये खाली राज्य सत्ता की मदद से नहीं होगी, इसमें समाज को, समुदाय को भी इन प्रश्नों को संबोधित करना पड़ेगा। अब जैसे सामाजिक न्याय का दो संस्करण है, एक है मंडलवादी संस्करण, जिसको श्री बीपी मंडल की रिपोर्ट के जरिए लागू किया गया, और इसमें फिर सर्वोच्च न्यायालय को भी उसमें दोष दिखाई पड़ा, क्रीमी लेयर का प्रावधान उसको जोड़ना पड़ा। इस काम को करते हुए लगभग 30 बरस हो गए हैं। इसके मूल्यांकन के लिए रोहिणी कमीशन बैठाया गया, और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट इतनी विस्फोटक है कि सरकार ने उसको कबूल तो किया, लेकिन उसको अभी गोपनीय दस्तावेज रखा। क्यों? क्योंकि उसने ये बताया है कि सामाजिक न्याय का जो कार्यक्रम है वो खाली आरक्षण के जरिए अगर लागू होगा तो कुछ जातियों में ही सीमित रह जाएगा जिनका संख्या बल है, और उन्होंने कुछ जातियों को संकेत किया है जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे दलित और महादलित के बीच में बड़ा फासला है। कुछ जातियां हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही हैं कि हमको हमारा हिस्सा अलग करो। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण है वो अछूत समस्या को दूर करने के लिए था, हम उसके शिकार रहे हैं, लेकिन हमारे हिस्से में जैसे भील और जाटव, भीलों का या भील और मीणा राजस्थान में, या मांग और महार महाराष्ट्र में, या माला और मादिगा आंध्र प्रदेश में, या चमार जाटव एक तरफ और मुसहर और भांगी दूसरी तरफ। तो इसमें श्री राहुल गांधी को जो इतने भरोसे के साथ वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा समय और देना पड़ेगा, समस्या का थोड़ा और नज़दीक से अध्ययन करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, खाली राज्य सत्ता के हस्तक्षेप से या निजी क्षेत्र में आरक्षण से इस सामाजिक न्याय का अवतार नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा को सार्वजनिक बनाना, सुलभ बनाना, रोजगार का अधिकार, ये दो चीजें जब सबको मिलेंगी तब जाके विशेष अवसर का सिद्धांत या आरक्षण का सिद्धांत काम आएगा।
वरना ये जी हिस्सेदारी का चलता रहेगा। और श्री राहुल गांधी ने ये अच्छा तो किया है, पूछते हैं कि आप मीडिया के लोग हैं, बताइए इसमें दलित वंचित समाज के कितने हैं। ये पूछते हैं कि हमारी कंपनियों में, हमारे सरकार के प्रबंधन में सर्वोच्च स्तर पर कितने हैं। ये गणना करना बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ लोग अभी तक क्यों नहीं आए? जवाहरलाल नेहरू के बावजूद, इंदिरा गांधी के बावजूद, राजीव गांधी के बावजूद, मनमोहन सिंह के बावजूद, इस सवाल को श्री राहुल गांधी को थोड़े धीरज के साथ सुलझाना होगा। उनके पास जो अभी समाधान है वो अधूरा है। उनको रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ सामाजिक न्याय में ही एक और पहलू है मुस्लिम कम्युनिटी का। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि भाई कांग्रेस इतने सालों से शासन में रही और उनका ये इशारा भी था कि आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं लेकिन आपके हालात में नहीं सुधरा। और मुसलमान समुदाय में भी, मुस्लिम समुदाय में भी बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी हालात में बहुत सुधार नहीं हुआ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो कम हुआ, उसके अलावा आर्थिक सामाजिक हालात में, शिक्षा में भी सुधार नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी कुछ अलग से करने की जरूरत पड़ेगी, राहुल गांधी को सोचने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू, सिख और ईसाई की बजाय साधनहीन और संपन्न की जो दो कोटियां हैं, जो हर धर्म में है, हर जाति में है, हर प्रदेश में है, हर क्षेत्र में है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मुसलमानों का जो संकट है वो सैयद और शेख और पठान एक तरफ हैं और पसमानदा मुसलमान दूसरी तरफ हैं, और एक तीसरा खेमा दलित मुसलमानों का भी है। तो मुसलमान कहने से मंदिर, मस्जिद, धर्म और आस्था तो जहाँ सामने आती है, लेकिन जो अंदरूनी जो वर्गीकरण है, जो अंदरूनी विषमता है, जो पूरी व्यवस्था का समग्र परिणाम है, वो सामने नहीं आता। तो अभी मुसलमानों को लेकर के ये कह दिया गया, और कुछ राज्यों में परिस्थितियां जटिल हैं भी, जैसे आंध्र प्रदेश, वहाँ एक सरकारी आयोग बैठा जी सुधीर कमीशन, जिसने कहा कि हालात इतने खराब हैं शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की दृष्टि से कि सभी मुस्लिम को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी एक राज्य विशेष की परिस्थिति होगी, लेकिन अभी श्री लालू प्रसाद जी ने जाने अनजाने में बयान दे दिया। उनका एक छोटा सा वाक्य था, उसको महा संदेश बता दिया गया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में वंचित को, हिंदुओं को नहीं, हिंदुओं में वंचित को, बौद्धों को नहीं, बौद्धों में वंचित को, तब जाकर के बात बनेगी। वरना अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था का व्यवसायीकरण, भारत की रोजगार व्यवस्था का सूखते चले जाना, सरकारी नौकरियों का खत्म होना, ये कई कारण हैं जिससे कि राज्य की क्षमता घट रही है, उसका प्रभाव घट रहा है, उसकी साख घट रही है। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मुसलमान को इस समय भारत में जो असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को देखते हुए अपने को, जो असुविधाग्रस्त समाज है, व्यापक समाज है, उससे अपने को जोड़ना चाहिए। जैसे मुस्लिम औरतें पारिवारिक हिंसा के शिकार वैसे ही हैं जैसे हिंदू औरतें। तो महिला आंदोलन न हिंदू महिला आंदोलन है, न मुस्लिम महिला आंदोलन है, वो महिला आंदोलन है। ऐसे बेरोजगारी, रोजगार के अधिकार पर नौजवानों का आंदोलन है, न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है। अगर हम धर्म के चश्मे को चढ़ा लेंगे तो बड़ी जल्दी हम लोग जो जिन्ना साहब और सावरकर जी की समस्या थी उसमें फंस जाएंगे। पाकिस्तान तो बना, लेकिन मुसलमानों को राहत मिली क्या? आज मुसलमान 3 टुकड़े में टूटा हुआ है, 3 देश में बटा हुआ है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। और हर जगह गरीब और अमीर की समस्या है, हर जगह समाज में सुधारवादी और कट्टरवादी की लड़ाई है। तो मुसलमान के नाम पर आप जो करेंगे उसमें तुरंत फिर तुलना होने लगी कि हिंदू को इसमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और चूंकि हिंदू 82 करोड़ है, इसलिए जो भी समस्या होगी वो हिंदुओं में ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ेगी मुसलमानों की तुलना में। इसलिए मुसलमान के नाते अलग से कोई दावेदारी नहीं बनती है। अच्छा, मैं एक और राहुल गांधी के जो इस समय की पॉलिटिक्स है उसका एक और एस्पेक्ट है आर्थिक बराबरी। और उनका ये कहना है कि देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ चंद लोगों के पास, 22 कंपनियों या परिवारों के पास, या 1% लोगों के पास देश के 40 से ज्यादा फीसदी से ज्यादा संसाधन आ गए। और उन्होंने इसकी बात भी की है कि भाई एक आर्थिक सर्वे हम कराएंगे।
और आर्थिक बराबरी की भी कोशिश करेंगे। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुद्दा उछाल दिया है कि भाई राहुल गांधी तो आर्थिक सर्वे कराएंगे और लोगों के महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीन लेगी कांग्रेस और उसको बांट देगी मुसलमानों में, या आपके पास 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस ले लेगी, इस तरह की बात कही है। तो ये जो आर्थिक बराबरी का बात राहुल गांधी ने कही है, आप क्या समझते हैं उसका, किस तरह से, क्या उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये ऐसा सच है जिसको राहुल गांधी ने अपनी आंख से देखा है और देश को बताने का नैतिक साहस दिखाया है। ये ऐसा सच है जो पिछले 30 साल से और बिगड़ता गया। नई आर्थिक नीति जिसकी शुरुआत श्री नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई, अटल बिहारी जी ने लागू किया, जारी रखा, फिर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के राज में चला। उसके समाधान के लिए मनरेगा जैसी चीजें लाई गई और आज मनरेगा की आलोचना करने वाले श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के बाद शिक्षा का फंड घटाया, उन्होंने स्वास्थ्य का फंड घटाया, लेकिन मनरेगा का घटाने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक बड़ी उपयोगी नीति थी। श्री राहुल गांधी जो कह रहे हैं इसमें से 100% सच है। श्री नरेंद्र मोदी उसको बहस को भटका रहे हैं। यहाँ भैंसों को लूटने का कोई कार्यक्रम नहीं है, या 2 मकान है तो 1 मकान छीनने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो चीन में भी नहीं है, रूस में भी नहीं है। और मंगलसूत्र तो जो पिछले दिनों आपने डीमोनेटाइजेशन किया था और जो और घटनाएं थी उसमें औरतों से पूछे कि उनका जो अपना तरीका था बचत का, उस पर हमला हुआ कि श्री राहुल गांधी की काल्पनिक सरकार के जमाने में क्या होगा उसका वर्णन आप करना। नहीं, वैसे राहुल गांधी सोना इतना महंगा हो गया है कि अब मंगलसूत्र या हार बनवाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो हाँ, क्योंकि इनकी कोई अपनी गृहस्थी नहीं है श्रीमान नरेंद्र मोदी की, इसलिए उनको सोना चांदी का दर्द मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह से उन्होंने अपना स्तर घटाया है। उनको राहुल गांधी के नहीं, तो आर्थिक बराबरी के लिए आपको क्या लगता है, क्या पॉजिटिव कार्यक्रम करने पड़ेंगे राहुल गांधी के पास? देखिए, जो सहज अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो कहते हैं कि आर्थिक समस्या का 2 समाधान है, एक है गरीबी का बंटवारा और एक है संपन्नता का निर्माण। हम लोगों ने दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश की आज़ादी के बाद। गरीबी का बंटवारा का सवाल था तो हमने भूमि सुधार करके जो रैयतदारी थी, जो किराए पर जमीन लेके किसान काम करता था, उसको भूस्वामी बना दिया। और ये जो बम्बई, कलकत्ता, बनारस, पटना में रहने वाले बाबू साहब लोग थे, उनकी बाबू साहबी खत्म कर दी और उसमें कोई संकट भी नहीं आया। ये तो हुआ गरीबी का बंटवारा या निर्धनता का निर्मूलन। दूसरी तरफ हमने बेरोजगारी के सवाल पर इसका इंतजार नहीं किया कि जब रोजगार निर्माण होगा कल कारखानों से तब हम रोजगार देंगे। हमने रोजगार गारंटी की महात्मा गांधी स्कीम गांव में की और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में, शहरों में भी शुरू हुआ, शहरों में भी करना पड़ेगा क्योंकि 35% लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन संपन्नता निर्माण की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, यानी हमारी जो कृषि नीति है जिसके लिए किसान लड़ रहा है उसकी दाम नीति का सुधार करना पड़ेगा, जिससे 65% भारत के जेब में कुछ ज्यादा आमदनी आए, कुछ ज्यादा खर्च बढ़े। इसको कहते हैं मांग को बढ़ाना। दूसरा, जो छोटे उद्योग हैं, हमारे दोस्त प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने अध्ययन किया है कि करीब 6000 तो बड़े उद्योग हैं, 60,000 मझोले उद्योग हैं, 6 लाख लघु उद्योग हैं और 6 करोड़ अति लघु उद्योग हैं जिसमें 1 से ज्यादा लोग रोजगार पा लेते हैं। इसमें नीचे से शुरू करना पड़ेगा। जो अति लघु उद्योग हैं जिसमें 1, 2, 3 लोगों के जरिए कुछ काम चलता है, उसको कुछ पूंजी मिले, उसका कुछ बाजार बचे। फिर उसके बाद जो लघु उद्योग हैं जिसमें करीब 60 लाख इकाइयां हैं, उनकी कुछ पूंजी मिले, उनको बैंक से लोन मिले, उनको बाजार में कुछ व्यवस्था हो। और ये सब बातें जनता पार्टी ने 1977 में करने की कोशिश की थी कि जो काम छोटी इकाई पैदा कर सके उसको आरक्षित रखो। और उसमें अब जैसे अचार और पापड़ में जो गुजरात की बहनें थी उनके लिज्जत पापड़ को जगह बचाई गई और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको रोक दिया गया। फूड प्रोसेसिंग में छोटी इकाइयों का बड़ा महत्व है, चाहे आटा की पिसाई हो और चाहे धान की कुटाई हो। ये हमने बाजार के जरिए चलाने की कोशिश की है 30 साल से, जिसमें मत्स्य न्याय चलता है, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है।
अब जो ठंडा पानी का शरबत था रामदत्त जी, कई कंपनियां थी स्थानीय स्तर की जो ठंडा शरबत बनाती थी, 4 महीना गर्मी रहती पूरे भारत में। अब आप खोज लीजिए तो कोका कोला और पेप्सी कोला का कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास बड़ी पूंजी थी, उन्होंने छोटी मार्जिन पर भी जो उनसे मुकाबले की इकाइयां थी उनको खत्म कर दिया। तो उद्योग का, रोजगार का, सृजनशीलता का प्रोत्साहन, उसमें नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा। अभी श्री नरेंद्र मोदी का दोष यही है कि इन्होंने 20-22 घरानों को पकड़ लिया है, और वो हवाई अड्डा हो तो, पानी का बंदरगाह हो तो, रेल हो तो, सब अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, हम दो हमारे दो। ये आलोचना राहुल गांधी की बिल्कुल सही है। ये भारतीय आर्थिकी को जानने वाले स्कूली बच्चे को भी लगेगा कि राहुल जी सही बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी गलत आलोचना कर रहे हैं। ये भारत की नई सरकार अगर बनेगी तो वो भैंस खोल खोल करके इकट्ठा नहीं करेगी, वो कोशिश करेगी कि जो सीमित साधन वाले लोग हैं उनको बैंक से, बाजार से सहयोग मिले। बैंक और बाजार दोनों असहयोग कर रहे हैं और इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जा रहा है। और यहाँ तक बात बिगड़ गई कि हमारी सरकार के बनाए कारखाने में जहाज बन रहा था, नए जहाज बनाने थे, आपने एक ऐसे उद्योगपति को पकड़ा क्रोनी कैपिटलिस्ट होने के नाते, जिसने एक प्लास्टिक का भी हवाई जहाज कभी नहीं बनाया था, खिलौना नहीं बनाया था, और राफेल के पूरा ठेका उसको दे दिया। अब ना अनिल अंबानी की चर्चा होती है और ना उस समय के निर्णय लेने वालों की, कि अनिल अंबानी तो दिवालिया हो गए, अब राफेल कौन बनाएगा। ऐसे ही और भी क्षेत्र हैं जिसमें निजीकरण चल रहा है, जिसका कि भारत का मजदूर आंदोलन विरोध कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरा आखिरी सवाल अधिकार है माननीय प्रधानमंत्री को अपने जोर जोर से बोल करके अपने विरोधी को एक तरह से उसको बेपर्दा करने का, लेकिन जहां राहुल गांधी सच बोल रहे हैं उसका ख्याल रखें, नहीं तो उनके लिए सौदा महंगा हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल है। अभी शरद पवार जी ने 2 बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि भाई आगे चल के कई रीजनल पार्टीज जो हैं, जो लाइक माइंडेड है, उसमें उन्होंने अपनी पार्टी का भी जिक्र किया कि कांग्रेस में मर्ज कर जाएगी और ज्यादा कोऑपरेशन से काम करेंगी। वो तो खैर एक अलग इशू है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता विपक्षी दलों में बढ़ी है। तो क्या हम ये माने कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में जो विकास हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो अब राहुल गांधी ही विपक्षी ये जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता होंगे, और अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनके अंदर क्या प्रधानमंत्री का पद संभालने की और देश के शासन चलाने की क्षमता है? क्योंकि सबसे ज्यादा शंका बीजेपी के लोग या आम लोग इसी पे करते हैं कि भाई राहुल गांधी जो है अभी इस लायक नहीं है कि वो प्रधानमंत्री का पद संभाल सकें। देखिए, इसमें दोनों तरह के उत्तर संभव। राहुल गांधी के पक्ष में ये कहा जा सकता है कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जी, अगर विश्वनाथ प्रताप जी, अगर चंद्रशेखर जी, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी बिना शासन चलाने का लंबा अनुभव हुए भी शासन के लिए चुने गए और प्रधानमंत्री पद को उन्होंने किसी बड़ी दुर्घटना के बगैर चलाया, तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में ये अमेरिकी प्रेसिडेंसी नहीं है, ये संसदीय व्यवस्था है जिसको श्री नरेंद्र मोदी ने विकृत कर दिया है, जहां एक ही व्यक्ति सब कुछ तय करते हैं, एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ता है, चाहे रेल हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। लेकिन जब ये सामूहिक नेतृत्व की बात होगी, जैसे जवाहरलाल की कैबिनेट थी, जवाहरलाल तो जेल से प्रधानमंत्री बने थे, सरदार पटेल जेल से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने आपस में सहयोग संवाद करके, मतभेदों को सामने रख करके समाधान का रास्ता निकाल के राष्ट्रीय सहमति बनाई थी। राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो राष्ट्रीय सहमति का दस्तावेज है, उसमें कहीं पार्टीवाद दिखाई नहीं पड़ रहा। वो तो अगर श्री नरेंद्र मोदी भी चाहें तो आज से लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय सहमति के निर्माण में राहुल गांधी की प्रवृत्ति है, ये बड़ी बात है, और इस नाते वो योग्य हैं। उनके खिलाफ ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के अंदर एक खास तरह का विरक्ति भाव है। वो अपनी पार्टी के अंदर भी जब
बड़े फैसलों का मौका आता है तो खड़गे जी को, जयराम रमेश को और लोगों को जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ये जो विरक्ति भाव है ये थोड़ा चिंताजनक है। उनको थोड़ा आसक्ति भाव, उनको कहना चाहिए कि नहीं, मैं इस देश की प्रथम सेवक बनना चाहता हूँ। और इसमें इस बात की कोई जरूरत नहीं है याद करने की कि हमारे परनाना जवाहरलाल जी या हमारी दादी इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, हमारे पिता प्रधानमंत्री थे। मैं खुद, वो जमाना चला गया, वो बदल चुका है, नया देश है। और मैं 2024 की चुनौतियों को पूरे भारत में घूम के समझ चुका हूँ और मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं है, लेकिन एक अपराध बहुत जैसा लगता है उनके अंदाज में। और वो जो आखिरी बात उनको कहनी चाहिए सबसे पहले, वो अभी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी चुनाव का 4 चरण बाकी है। शायद जैसे अभी उन्होंने शायद कल बयान दिया कि ये 400 के पार जाने की सोच रहे थे, 150 के पार हो जाए तो मैं इनको बधाई दूंगा। इस तरह का थोड़ा नेतृत्व वाला, जो नेता का एक दमखम वाला, जैसे जयप्रकाश जी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग तानाशाही के खिलाफ के मोर्चे से लड़ रहे हैं उनको वोट दो, तानाशाही को हराओ। ये बात अभी राहुल गांधी के मुहावरों में नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा संकोच भाव है। वो कभी कभी विरक्ति भाव से प्रेरित दिखाई पड़ते, लेकिन आसक्ति बढ़ती चली जाए। वो भारत के लोगों को वैसे ही प्यार करे जैसे जवाहरलाल नेहरू प्यार करते थे, जैसे जयप्रकाश नारायण प्यार करते थे। तो उनका स्वीकृति का निर्माण होने में कोई कुछ दिन ही लगेंगे। बहुत जल्दी लोगों का मिजाज बदलता है, आपको अपनी तरफ से अपने को प्रस्तुत करना पड़े। लेकिन अगर स्वयंवर से आप खुद ही बाहर रहेंगे तो जनता अगर वरमाला डालना भी चाहेगी तो किसको डालेगी? नहीं तो क्षमता है उनके अंदर, आपको लगता है अब वो इतने मेच्योर हो गए हैं? ये तो भारतीय लोकतंत्र की क्षमता का सवाल है, भारतीय मतदाता की क्षमता का सवाल है। अगर जांच पड़ताल करके भारतीय मतदाता ने किसी को चुन दिया, कभी कभी गलत फैसले भी हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर सुधारने का भी मौका। भारतीय मतदाता ने पिछले 75 साल में अपनी सूझबूझ से अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के दलों को मौका दिया है। और अभी तक तो ब्राजील जैसी, अर्जेंटीना जैसी, इंडोनेशिया जैसी, पाकिस्तानी जैसी दुर्घटना नहीं हुई है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं हुई है। तो अगर भारतीय मतदाता राहुल गांधी की अगुवाई वाले गठबंधन को बहुमत देता है, और अगर शरद पवार जैसे 80 बरस के उस पार के अनुभवी नायक कहते हैं कि इस नौजवान नेता में, और नौजवान भी क्या, तो 50 साल के इस पार आ गए हैं, तो अगर इस प्रौढ़ नेता में, अधेड़ नेता में क्षमता है, हमें उनकी बात को गंभीरता से देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने। आपने जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व और उनकी जो नीतियों का झुकाव किधर है, और दूसरे उनके अंदर क्या देश की नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में लेने की क्षमता है या नहीं, ये बहुत सारे सवाल जो हमारे दिमाग में थे, आपने उनका उत्तर दिया। लेकिन जरूरत यह है कि राहुल गांधी खुद अपने को प्रस्तुत करें उस ओर, तभी बात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद।